नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। चुनाव और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बड़ा मुद्दा है। यह लोगों के विश्वास को कमजोर करता है। अमूमन चुनाव पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस आदर्श आचार संहिता की घोषणा की जाती है, जो कि चुनाव पूर्ण होने की प्रक्रिया तक प्रभावी रहती है, ताकि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। लेकिन इस पूरे चुनावी महासमर का ये दौर जैसे जैसे पास आता है, आप देखेंगे इसमें धन का दुरुपयोग हो, चाहे भ्रामक प्रचार हो या आरोप प्रत्यारोप का जो दौर हो, कई बार इसकी परिसीमा को इस कदर लांघ दिया जाता है कि जो मर्यादा की दहलीज होती है उसको पार कर लिया जाता है। और कई बार ये कदम जब एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उठाया जाता है, तब ये और चिंता की लकीरें हमारे माथे पर पैदा करता है। दरअसल ऐसी दशा में हम देखते हैं फिर चुनाव आयोग की तरफ एक आशा की नजर से। हाल ही में कुछ ऐसी ही घटना हुई। दो बड़े दल थे, दो बड़े दल के दो बड़े शीर्ष नेता थे। आरोप प्रत्यारोप के दौर में उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिन पर चुनाव आयोग ने अभी तक जैसे वो कार्यवाही करता रहा, जैसे वो नोटिस देता रहा, उससे इतर हटके कुछ अलग प्रकार की कार्यवाही की है। हालांकि इसके पीछे उसके अपने तर्क हैं। वो तमाम तर्क क्या हैं, ये पूरी की पूरी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ, इस बात को समझेंगे और समझेंगे कि आदर्श आचार संहिता किसको कहा जाता है, उसके अंतर्गत क्या बाध्यताएं हैं, क्या वो कानूनी रूप से बाध्य है कि नहीं, उसके पीछे संवैधानिक कोई बैकग्राउंड है कि नहीं। इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे आज के संदर्भ के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह संदर्भ। चुनाव आयोग के किस कदम पर हो रही है चर्चा, इसको देखते हैं। सबसे पहले उन बिंदुओं को देखते हैं जिसके अंतर्गत ये चर्चा केंद्रित होगी। खबर की बात की हमने, क्या है हालिया मामला, इसको भी देखेंगे। क्या होती है आदर्श आचार संहिता, क्या होते हैं इसके नियम, क्या ये बाध्यकारी होती है या नहीं, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा आपके लिए जिसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। साथ ही सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। में हाल ही में जो मामला है वो क्या है, इसको देखते हैं। दो शीर्ष पार्टी, भारत की दो शीर्ष राजनीतिक पार्टियों के दो शीर्ष राजनीतिक नेता, उनके द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और इसमें उनके खिलाफ जो शिकायतें हुई, उन शिकायतों के आधार पर चुनाव आयोग ने जो कार्यवाही लेना था, चुनाव आयोग को जो कार्यवाही करनी थी, वस्तुतः वो नोटिस अब तक क्या होता था कि जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते थे तो उस व्यक्ति के खिलाफ या उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाता था चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन हाल ही में जब दो बड़े नेताओं की बात आई तो आप देखेंगे यहां पर मामला अब तक चुनाव आयोग की जो क्रियाविधि है उसके विपरीत देखने को मिली। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति इससे संबंधित हैं, उन व्यक्तियों को न देके बल्कि उन पार्टियों को नोटिस दिया गया। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा हो रही है। दरअसल इससे पहले भी अगर चुनावों पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि चाहे वो 2007 का चुनाव हो, उसमें सोनिया गांधी जी को दिया गया था नोटिस, उनके द्वारा कुछ ऐसे कथन उद्धृत करने के बाद। इसके अलावा नवंबर 2013 में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था नोटिस। इसके बाद 2004 में आप देखेंगे कि गुजरात के जो विधानसभा के चुनाव थे उसके दौरान अमित शाह जी को दिया गया था नोटिस। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले बड़े नेताओं को नोटिस नहीं दिया गया। हाँ, ये जरूर खास बात है कि किसी भी मौजूदा प्रधानमंत्री को, जो उस पद पर फिलहाल रहते हैं, उनको इस प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया था। तो ये कुछ बातें हैं। दरअसल किसी भी नेता की टिप्पणी में नेता को ही अब तक नोटिस दिया जाता रहा है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्यवाही करने में अब जब किसी पार्टी को नोटिस दिया जाएगा तो यह प्रश्न उठता है कि कार्यवाही करने की कितनी गुंजाइश है। अगर वो पार्टी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती है तो क्या उस पार्टी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अब इसके एवज में जो चुनाव आयोग है उसके भी अपने तर्क हैं। चुनाव आयोग का यह कहना है कि वो कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण अपना रहा है, जैसा कि उसने अपने पहले के वक्तव्यों में मेंशन किया था कि अगर ये दृष्टिकोण क्या होता है, इसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदारी का स्तर है, चुनाव आयोग का ये कहना है कि जिम्मेदारी के स्तर को वो बढ़ा रही है और अगर बार बार नोटिस देने के बाद भी कोई उल्लंघन करता है तो ऐसा करा जाएगा कि उस व्यक्ति के खिलाफ एक गंभीर कार्रवाई की जाएगी। और ये जिम्मेदारी के स्तर को बढ़ाने की जहां तक बात है तो ये कहा जा रहा है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होगी बल्कि उस पार्टी की भी होगी, क्योंकि जब चुनाव आयोग में जब वो पंजीकरण कराने व्यक्ति जाता है तो उस पंजीकरण के दौरान जो राजनीतिक दल है वो भी संविधान के आदर्शों के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता है। इसलिए सिर्फ उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे की पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है। इसलिए इस पूरी पार्टी को नोटिस दिया गया है, दोनों ही पार्टियों को नोटिस दिया गया है, यह कहना है चुनाव आयोग का।
तो ये मामला है। तो दरअसल हम समझते हैं कि क्या होती है आदर्श आचार संहिता, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसके नियम बाध्यकारी होते हैं या नहीं। तो देखिए, चुनाव से पहले जब भी चुनाव आते हैं तो भारत के चुनाव से पहले एक व्यवस्था की गई है कि उसके लिए एक आदर्श आचार संहिता बनाई जाए, अर्थात नियमों का एक गुच्छा है, नियम का एक संकलन है, जिसके माध्यम से चुनावों को ठीक ढंग से संपन्न कराया जा सके, निष्पक्ष चुनाव करा के लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। इसके इतिहास की अगर बात करें तो 1960 में सबसे पहले केरल में यह प्रयोग किया गया था, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वहां के प्रशासन के द्वारा। बाद में 1962 में लोकसभा के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया और 1991 से 1991 से इसको और ज्यादा सख्त किया गया। लेकिन क्या इसके प्रोविजन है, एक तरफ उसको देखते हैं। दरअसल ये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जारी कुछ दिशा निर्देश होते हैं। उन दिशा निर्देशों का संकलन होता है। कौन जारी करता है? तो इसको चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और साथ ही साथ इसमें कुछ नियम होते हैं। उस नियम के आधार पर, उन नियमों के आधार पर जो भाषण होंगे, जो मतदान का दिवस होगा, जो मतदान केंद्र होंगे, चुनाव घोषणा पत्र की जो सामग्री होगी, जुलूस जो निकलता है, या सामान्य आचरण कैसा होगा लोगों का, व्यक्तियों का, पार्टियों का, इन सारी चीजों को रेगुलेट किया जाएगा, विनियमित किया जाएगा इन नियमों के आधार पर। इसका उद्देश्य क्या है? तो साफ साफ बात है, इसका उद्देश्य है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इस प्रकार के भाषण दे दिए जाए कि उससे स्थितियां असामान्य हो जाए, कुछ इस प्रकार के जुलूस में ऐसी गतिविधियां ना हो जाए कि उससे चीजें असामान्य हो जाए, या कुछ विशेष ऐसी घटना ना हो जाए जिससे कि मतदान प्रभावित हो, जिससे कि चुनाव प्रभावित हो, उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो। इस लिहाज से इन सारे नियमों को बनाया गया, जिन नियमों के आधार पर सभी दलों और उनके जो प्रत्याशी हैं उनको इन नियमों का पालन करना होता है। अधिसूचना की जो तिथि की अगर बात करें, अधिसूचना कब से कब तक प्रभावी रहती है उसकी अगर बात करें, तो अधिसूचना ये जब भी इस तिथि की घोषणा हो जाती है तो उस घोषणा की तिथि से लेकर चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह प्रभावी रहती है। और ये अधिसूचना में, अर्थात जो नोटिफिकेशन जारी होता है, उस नोटिफिकेशन में जो तिथि घोषित की जाती है उस तिथि से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह प्रभावी रहती है। अब देखिए क्या होते हैं इसमें नियम, क्या वो नियम बनाए गए हैं? तो दरअसल जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आदर्श आचार संहिता है, उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें सामान्य आचरण को लेके बैठकें कब कब हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, जुलूस किस प्रकार के होंगे, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, उसमें जो ऑब्जर्वेशन होगा, पर्यवेक्षक होंगे सत्ता में, और पार्टी और चुनाव घोषणा पत्र जो भी जारी होता है, उन सारी चीजों के बारे में नियम बनाए गए हैं। उनमें कुछ नियमों पर हम नजर डालते हैं। तो दरअसल एक बात इसमें कही गई कि सत्ताधारी दल जो होगा वो चुनाव प्रचार के लिए अभी किसी भी आधिकारिक तंत्र का उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा होता तो जो सत्ताधारी दल होता वो जो आधिकारिक तंत्र है उनका इस्तेमाल करके दुरुपयोग कर सकता है, चुनाव को प्रभावित कर सकता है। तो ये चीज नहीं हो सकती है, ये नियम बनाया गया। दूसरा कहा गया कि किसी भी नई नीति या परियोजना की घोषणा नहीं होगी, वरना चुनाव आते ही लोक लुभावन निर्णय ऐसे लिए जाते, ऐसी निर्णयों की घोषणा की जाती कि जिससे आम जन हो सकता है कि उसका मत प्रभावित हो जाए, वो उस पार्टी की तरफ चला जाए। इसलिए इस बात पर पाबंदी लगाई गई है, जो मतदाताओं का व्यवहार किसी भी प्रकार से प्रभावित करे, इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की जा सकती है इस आदर्श आचार संहिता के ड्यूरेशन में। जो सत्ताधारी दल है उसके द्वारा सरकारी पैसे का उपयोग नहीं किया जाएगा और उस पैसे से विज्ञापन या उपलब्धियों का प्रचार नहीं किया जाएगा, इस बात को भी इसमें मेंशन किया गया है। साथ ही मंत्री जो होंगे वो आधिकारिक दौरे पर अगर जाएंगे तो चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि को संचालित नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आधिकारिक किसी दौरे पर जा रहे हैं तो वहां पे चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, उस पर पाबंदी है। सत्तारूढ़ दल का प्रचार करने के लिए कहा गया कि जो आधिकारिक मशीनरी है या सरकारी परिवहन है, अगर सरकारी गाड़ी से भी जाकर आप प्रचार करते हैं तो उसका भी इस्तेमाल इसमें वर्जित है पूरी तरह से। उस सरकारी मशीनरी या किसी भी अन्य सरकारी मशीनरी का सत्तारूढ़ दल, अच्छा जो रूलिंग पार्टी है, वो अब तक जो रूलिंग पार्टी थी वो इसका उपयोग नहीं कर सकती है। साथ ही राजनीतिक दल या उम्मीदवार की आलोचना इस स्तर पर नहीं किया जाएगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी की जाए। हाँ, उसके कामों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, उसकी कमियां गिनाई जा सकती है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी आप नहीं कर सकते हैं कि उसने फला रंग के कपड़े पहन लिए या उस दिखने में ऐसा है। कोई भी ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी करने से मनाही की गई है। कोई भी ऐसी बात नहीं की जाएगी जो जाति और सांप्रदायिक घेरे में आती हो। इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो जातीय अस्मिता पर खतरा हो या कोई सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली बात हो। चुनाव प्रचार के लिए जो पूजा स्थल है उसका उपयोग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि धर्म एक प्रकार से इस चुनाव को प्रभावित कर सकता है। तो ये नहीं कि आप मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से या किसी भी चर्च से जाके चुनाव प्रचार करें
या किसी जगह से विशेष एक धर्माज्ञा जिसको कहते हैं वो जारी कर दी जाए, तो इन चीजों से भी इसमें मनाही है। इसमें इसके लिए भी नियम है कि ये चीज नहीं की जा सकती है। मतदाताओं को आप हो सकता है कि रिश्वत दे दें, घूस दे के प्रभावित कर लें, इसकी भी मनाही है। साथ ही उनको डरा धमका दें, किसी भी प्रकार का भय दिखा दें, यह भी नहीं किया जाना चाहिए। उनका प्रतिरूपण करना भी वर्जित है। प्रतिरूपण का मतलब हुआ कि किसी मतदाता के स्थान पर किसी दूसरे मतदाता को आप ले जाकर उसका मत जो है उससे डलवाते हैं, तो ये चीजें भी वर्जित हैं। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की जो अवधि होती है उसको कहा जाता है इलेक्शन साइलेंस। इस अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बैठक नहीं हो सकती है। अगर किसी भी प्रकार की आप बैठक का आयोजन करते हैं तो वो प्रतिबंधित है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही मतदाता को वोट डालने से पहले एक अभियान मुक्त वातावरण दिया जाए। इस इलेक्शन साइलेंस का मतलब ही यही हुआ कि जब मत डालना है उससे 48 घंटे पहले एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाए ताकि मतदाता एक भय मुक्त माहौल में, एक अभियान मुक्त माहौल में, जिसमें वो किसी भी प्रकार से, किसी भी मत से, किसी भी घटना से प्रभावित न होते हुए स्वतंत्र रूप से अपने मत का प्रयोग कर सके, अपना वोट डाल सके। इसलिए इस नियम को बनाया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये नियम बाध्यकारी हैं या ये बाध्यकारी नहीं है। तो दरअसल इस पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि आप देखेंगे कि मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट अर्थात आदर्श आचार संहिता जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई एक संहिता है, नियमों का एक गुच्छा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अभियान के हिस्से के रूप में इसको डेवलप किया गया है। लेकिन क्या ये बाध्यकारी है कि नहीं, अब सवाल ये उठता है। तो देखिए, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके बीच में ये आम सहमति का परिणाम है। अर्थात सभी राजनीतिक दल जब 1960 से ये पहल शुरू हुई तो धीरे धीरे इस बात पर सहमत हुए कि नहीं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सके, एक निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराया जा सके। लेकिन इसके पीछे कोई वैधानिक समर्थन कहा जाए कि है कि नहीं है, तो वैधानिक समर्थन बिल्कुल नहीं है। विधान के माध्यम से इसको स्थापित नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन करने पर किसी को सजा भी नहीं दी जा सकती है, ये बात एकदम स्पष्ट है। एमसीसी का उल्लंघन करने पर अगर आपको लगता है कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो दरअसल उसका आधार कुछ और हो सकता है। उसके आधार की अगर हम बात करें तो उसका आधार आईपीसी की धारा 1860, जो आईपीसी का था, भारतीय दंड संहिता 1860 था, उस धारा के तहत हो सकता है। सीआरपीसी के तहत हो सकता है 1979 के, आरपीए के तहत हो सकता है 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है। लेकिन ये कहें आपकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के आधार पर सीधे कार्रवाई हो, तो वो नहीं हो सकती है। हाँ, उससे संबंधित जरूर इसको करके आपको चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो अमुक चीजों से संबंधित करके, अर्थात आईपीसी से, सीआरपीसी से और आरपीए से संबंधित करके दंडित कर सकता है। लेकिन सिर्फ इस आधार पर दंड नहीं दिया जा सकता कि किसी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। अर्थात ये एक प्रकार के स्वैच्छिक नियम है, एक नैतिकता के आधार पर व्यवस्था को संचालित करने के लिए इनको स्टैब्लिश किया गया है। ये है, हालांकि एक 2013 में एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि इनको बाध्यकारी बना दिया जाए। उस कमेटी में जो है कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय जो समिति थी, उसकी एक स्थायी समिति थी और उसने ये कहा कि इनको बाध्यकारी बना देना चाहिए और आरपीए 1951 का इसको पार्ट बना देना चाहिए। लेकिन उस पर जो चुनाव आयोग है उसने अपनी सहमति नहीं जाहिर की और उसने ये कहा कि अगर ऐसा होगा तो चुनाव जो है वो काफी कम समय में संपन्न कराना होता है और इस कम समय में अगर कानूनी दांवपेच की संख्या बढ़ेगी तो ये कम समय में संपन्न कराना ठीक नहीं होगा। तो ये एक दूसरा पक्ष भी है। कुल मिला के आप ये याद रखें कि इसके लिए किसी भी प्रकार का वैधानिक समर्थन नहीं है, ये इसलिए सिर्फ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आधार पर दंड नहीं दिया जा सकता है। अंत में चलते हैं आज की परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देने की। भारत में आदर्श आचार संहिता के संबंध में दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए, इसमें 4 बातें दी गई हैं, जो गलत है उसका चयन करके आपको जवाब देना है। चुनाव पूर्व नेताओं और दलों के आचरण का विनियमन करता है। दूसरा है मतदाताओं को रिश्वत, डराना धमकाना, प्रतिरूपण वर्जित करता है। तीसरा है इसे चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। चौथा है इसे वैधानिक समर्थन प्राप्त है। आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है, अर्थात कथन गलत होगा लेकिन विकल्प इनमें से जो आपको सही लगता है उसका चयन करके जवाब देना है। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।